Hello guys, today we are starting with our fourth chapter which is industrial sector reforms। देखो कल हमने पढ़ा था खेतीबाड़ी के रिफॉर्म्स। किसने चालू किए थे? सरकार ने चालू किए थे। मैं वापस आपको बोलना चाहूंगा, टाइम फेज अगर आपने इमेजिन कर लिया तो 2 मिनट में चैप्टर समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपके लिए बहुत इजी होगा ये समझना। देखो अब 1950 के बाद की जर्नी है ये, मतलब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में। उसके बाद भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या चेंज किया? आई एम रिपीटिंग एंड प्रेशराइजिंग माय वर्ड। भारत सरकार पब्लिक सेक्टर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर सर आप जो पढ़ाओगे उसमें आप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पढ़ाने वाले हो मैक्सिमम। हाँ, मैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक लिमिटेड पे ही फोकस करूंगा। जो बदलाव किए उन्होंने ही शुरुआत करी बदलाव की। तो कैसे हुए? सबसे पहले बेसिक चीज पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री है क्या? मतलब व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री, क्यों जरूरी है? पहली जरूरत है सबसे पहले तो भाई वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अभी अपन आते हैं थोड़े से किताबी पॉइंट की तरफ। तो वो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये वर्ड इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत बार आने वाला है। तो पहले ही अपन एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, जैसे मैं आपको बताऊं ट्रांसफॉर्म होना, ये वर्ड आपने बहुत सुना भी होगा। अभी ट्रांसफॉर्म होना मतलब ऐसा बदलाव जो रिटर्न पीछे नहीं आता है ना। एक वर्ड अपन बोलते हैं चेंज, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेंज तो होता है कि वापस आगे जाके पीछे भी, मतलब मैं कुछ बदल सकता हूं। चेंज मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ आगे होता है, वापस पीछे नहीं होता। स्ट्रक्चर का यहां पे क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मतलब यहां पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, यहां पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात होती है। तो अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या खेती बाड़ी में ये 15 लोग 20 लोग एक परिवार पूरा काम कर रहा है एक खेत पे, क्या उनमें से कुछ जनता इंडस्ट्री में आ पाती? नहीं आ पाती अगर इंडस्ट्री होती नहीं तो। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल शिफ्ट हो पाता पॉपुलेशन का? नहीं हो पाता। इंडस्ट्री इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हटाने का। अब सर ये आप क्या बोल रहे हो, समझा दो। तो देखो खेती बाड़ी में आज बहुत डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। एक खेत में जरूरत है 5 लोगों की, 15-20 लोग काम कर रहे हैं। तो अब 15-20 लोग, वो मोहन जी जो हमारे फार्मर थे पिछले चैप्टर में, वो मोहन जी अपने पूरे परिवार को लेके खेतीबाड़ी में आ चुके। तो अब उनमें से इंडस्ट्री में शिफ्ट करना पड़ेगा। वो तब होगा जब वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज ओपन अप होंगी। तो इंडस्ट्री की पहली इंपॉर्टेंस, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इसका पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन रिमूविंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और क्या लिख सकते हैं सर यहां पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मींस शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, अब अपन इस टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, फटाफट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। हमारे भारत देश की बहुत ज्यादा जनता पॉपुलेशन इसमें एंगेज्ड है। नेक्स्ट देखें तो सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। देखो भाई ट्रैक्टर कौन बनाएगा, हार्वेस्टर कौन बनाएगा अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन मैकेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम। सारी मशीनरीज इंडस्ट्री वाले ही तो मिलके बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल वाले। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज के थ्रू ही होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जीडीपी ग्रोथ होगा। एक बार वापस रोकना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा, जिस भी वर्ड के पीछे ये वर्ड आ जाता है जेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है उस सेक्टर का बढ़ना। अर्बन सेक्टर का बढ़ना मतलब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो होना मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो, एंड देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है लाइफस्टाइल का बदलना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्रीमेंट आना। आज हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्रीमेंट ला रहे हैं। कार चाहिए पर अब सर चाहिए ऐसी जो कि कंफर्टेबल हो, सीट के अंदर भी मतलब एक लग्जरियसनेस होनी चाहिए। तो ये क्या चीज है? दिस इज अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कब आएगी? जब हमारा ग्लोबल एक्सपोजर होगा, हम बाहर की दुनिया जानेंगे। वो कब होगा? जब इंडस्ट्रीज के बाहर वाले देशों से रिलेशन बनेंगे। तो इंडस्ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन सिविलाइजेशन। इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस ग्लोबल एक्सपोजर विच इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये हमने क्या पढ़ा? दिस इज अ बेसिक टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे विच इज सेकेंड टॉपिक, व्हाई पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। ये जो अभी का टाइम पीरियड था 1950 से 1990 में, इसमें आपने पब्लिक सेक्टर को चाबी क्यों दी? मतलब कि भारत सरकार ने अपने हाथ में चाबी क्यों ली ग्रोथ की? मतलब टाटा बिरला अंबानी को क्यों नहीं दी गई? ये क्वेश्चन मार्क है।
अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, 1947 में कितनी इंडस्ट्रीज थी? गिनी चुनी एक दो। अगर टाटा बिरला अंबानी को चाबी दे दी जाती तो कितना वो लोग इन्वेस्टमेंट करते? कर ही नहीं सकते थे ना सर, पैसा ही बहुत कम था, इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? थे ही दो तीन इंडस्ट्रीज गिनी चुनी। तो अब उनको चाबी देना मतलब कि एक तरह से देश को, एक तो सबसे पहले ऐसे हाथ में चाबी देना जिनके पास पैसा नहीं, तो इंडस्ट्री में कैसे एंटर होंगे? दूसरा, क्या प्राइवेट सेक्टर रिस्क लेता इंडस्ट्रीज में एंटर होने की जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं लेता। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इधर आप ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट, तीसरा अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि सोशल वेलफेयर करना। और अभी ब्रिटिश डोमिनेंस से आजाद हुए 3 साल हुए थे, मतलब करीबन 4-5 साल इस चीज को हुए थे। तो ब्रिटिश डोमिनेंस पहले उनके प्रेशर से अपनी इकोनॉमी जी रही थी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का प्रेशर आता, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल। अच्छा सर थोड़ा सा अब किताबी भाषा में समझाओ, तो देखो ये मेन मेजर पॉइंट, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट मतलब पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या क्या थे? पहला, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल बहुत कम था, मतलब सर ओनली टाटा एंड बिरला कुड नॉट इंक्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। टाटा और बिरला के हाथ में नहीं था, जो उस वक्त गिनी चुनी इंडस्ट्रीज में आते थे प्राइवेट सेक्टर की। तो सर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को आना ही पड़ा, सरकार को आना ही पड़ा कि भाई अब हम इंडस्ट्री खोलते हैं। आप लोगों ने शायद ये नाम अगर सुने हो, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी टाइम पे आया है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये सरकारी कंपनियां हैं। HP, ये तो सुना ही होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब भारत सरकार ने लॉन्च करी इंडस्ट्री इस वक्त। नेक्स्ट अगर हम देखें, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, बहुत बढ़िया पॉइंट है और बहुत अच्छा ये वर्ड है इंड्यूसमेंट, इच्छा। अभी मैं भी चाहता हूं आपका इंड्यूसमेंट टू स्टडी बढ़े, अच्छा उसके लिए ये वीडियो बन रहे हैं। तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर का इंड्यूसमेंट बहुत कम था। क्यों करेंगे भाई, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या लिखोगे? क्योंकि मार्केट साइज ही स्मॉल थी सर, 4 गलियां थी, कहने का मतलब है 4 रास्ते थे इंडस्ट्री में जाने के लिए। एक आयरन एंड स्टील था, एक ये पेट्रोलियम था, एक ये था कोल था, बस ये इंडस्ट्री। अब कौन रिस्क लेगा कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? तो स्मॉल मार्केट साइज लीड्स टू लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इच्छा कम होती थी इन्वेस्ट करने की, लीड्स टू लोअर इनकम, एंड लोअर इनकम अगेन लीड्स टू लो डिमांड, और लो डिमांड मतलब लोग मांगेंगे ही नहीं, तो मार्केट साइज तो स्मॉल ही रह जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं कर सकते थे, पब्लिक सेक्टर को लाना जरूरी था ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें, मार्केट की साइज को बढ़ाएं, ग्लोबल एक्सपोजर लेके आए। और सर और कुछ है क्या? पॉइंट है ना, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की रिक्वायरमेंट थी। मतलब अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली ग्रोथ होती, तो अभी तो बताया सोशल जस्टिस की जरूरत थी, मतलब इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत थी, पर ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो कि बेरोजगारी हटाए। सर थोड़ा सा इंग्लिश में बोलो तो बोल देता हूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड विच फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट नॉट प्रॉफिट। तो देखो एक आपको नोट भी कर देता हूं चीज, ऐसा मत समझना आप बोर्ड्स में ऐसे नहीं लिख सकते, ये थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, बट सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब चाहो तो ये पॉइंट एज इट इज भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमारे रीजंस थे जिसमें पब्लिक सेक्टर को चाबी देना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद मैं आ रहा हूं मेन टॉपिक पे, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब IPR 1956 मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म है। अब सरकार को एक ही ऑब्जेक्टिव रखना था, आप भी दिमाग में एक बार एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, सरकार क्या सोच रही थी? सरकार का सोचना यह था कि प्राइवेट सेक्टर को चाबी नहीं देनी है, तो प्राइवेट सेक्टर को चाबी न देने मतलब की रोल न देने के कारण सरकार ने बोला इंडस्ट्रीज को डिवाइड करो 3 टुकड़ों में। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर आया नहीं, ये मत सोचना कि प्राइवेट सेक्टर, सर टाटा तो था ही नहीं, टाटा ये सब थे, बट सरकार ने सबसे पहले क्या किया? 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज की डेट में हम बोलते हैं ना पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी वक्त चालू हुआ है। तो सरकार ने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया। पहली इंडस्ट्री का नाम रखा, मतलब पहले टुकड़े का नाम रखा फोल्ड का, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच वर कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक सेक्टर, और ये सबसे ज्यादा थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर दूसरी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, सरकार भी इन्वॉल्व थी, प्राइवेट सेक्टर भी था, सरकार भी इन्वॉल्व थी, सरकार का मेजर रोल था, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन विच पब्लिक सेक्टर प्लेड अ लीडिंग रोल, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल मिला था इसमें। ओके नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बची कुछ 1-2 इंडस्ट्रीज
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में थी। रेस्ट इंडस्ट्रीज वाज गिवन टू ओनली टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि थ्री फोल्ड में ये थ्री फोल्ड हुए थे, जिसमें इंडस्ट्रीज मेनली पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ली थी। चलिए आप एक काम कीजिए, इसका ये प्रॉपर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन देखिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये दूसरा स्टेप है। क्या किया सर इसमें? ये सबसे फेमस है, मतलब कि अगर मैं बात करूं इसका क्वेश्चन तुम्हारे को बोर्ड्स के हर पेपर में दिखेगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर देखना जो 2 साल के हैं, उसमें इसका एक ना एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इस साल भी चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये समझ लो, इसको मैं नियरली 100% बोलता हूं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। है क्या सर? किया क्या था? लाइसेंस लगा दिया था। बोला कि आपको आना है प्राइवेट सेक्टर में, लाइसेंस लो भाई। और लाइसेंस कोई भी अगर बोलता कि यार मेरे को मुंबई दिल्ली में इंडस्ट्री खोलनी है, तो लाइसेंस देते ही नहीं थे। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज लाइसेंस में किसी को अलाउ ही नहीं करता। पर अगर कोई जना जाता, मतलब कि अगर मान लो धीरूभाई अंबानी एक्सेट्रा जाते कि लाइसेंस मेरे को इंडस्ट्री खोलनी है इस गांव में, हाँ ठीक है ये लो लाइसेंस, गांव का डेवलपमेंट करो, आप लोग आगे बढ़ाओ देश को। मतलब सोचो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड टू प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आगे सुनना प्लीज ध्यान से। बैकवर्ड एरियाज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट वाज प्रोवाइडेड लाइसेंस इजियर। इसका क्या मतलब है? जो भी जना बैकवर्ड एरिया गांव में इंडस्ट्री खोलने के लिए रेडी था, उसको लाइसेंस इजियर टर्म पे दे रहे थे। बाकी जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री या शहरों में अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में जाता, उसको लाइसेंस नहीं दे रहे थे। तो सरकार कौन से मोटिव पे काम कर रही थी? सरकार यूज कर रही थी प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अपना खर्चा बचा के उनके प्रॉफिट्स पे वर्क करना चाह रही थी। और अच्छा, गांव में इंडस्ट्री कौन सी खुलती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस वक्त पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये आएगा, अगर पहला टॉपिक अपन सोचे, इस वक्त कौन सी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया था। सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो खुली है ऑलमोस्ट, वो सब सरकार के द्वारा खुली है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, एक और वर्ड है, दिस प्रमोटेड रीजनल इक्वालिटी एज वेल। रीजनल इक्वालिटी क्या है सर? थोड़ा समझा दो। रीजनल इक्वालिटी मतलब आज आप मुंबई और मैं दूसरा शहर आपको कोई भी बोलूं, आप ले लो उदयपुर, कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? मुंबई और उदयपुर सर बहुत डिफरेंस हो गया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गए, हर सेक्टर में आ। क्यों? दिस इज रीजनल इनइक्वालिटी। तो रीजन को बराबर लाने के लिए सरकार ने यह स्टेप लिया था और काफी हद तक गांव डेवलप भी हुए थे। अच्छा होता क्या है, गांव में इंडस्ट्री खुलती है तो रोड भी बनते हैं, बिजली भी आती है, पानी की व्यवस्था भी होती है। तो इन सब चीजों का डेवलपमेंट सरकार प्राइवेट सेक्टर से करवा रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर भी कहीं पे खुश हो रहा था, यार हमारे लिए भी कोई इंडस्ट्रीज छोड़ी है। इससे बैकवर्ड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मैं आपको एक अभी क्वेश्चन बताऊंगा, इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर खींचना। अब आते हैं अपन इंडस्ट्रियल शॉप्स। शॉप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लग रहा है तो उसको समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल कंसेशंस और शॉप्स एक ही चीज होती है। पर सर होता क्या है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अभी कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में भारत सरकार ने जो भी जना इंडिया में मास्क बना रहा था, उसको सबको कंसेशंस दिए, छूट दी कि भाई टैक्स में आपको छूट मिलेगी। ऐसी ही छूट उस वक्त दी गई थी, ऐसी ही कंसेशंस उस वक्त दिए गए थे। किस वक्त? जो भी जना गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगा, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, एनकरेज किया जा रहा था कि भाई हम आपको सस्ती जमीन प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का भाव जो है कम करवा के दे रहे हैं, सब्सिडाइज करवा के देंगे। तो सरकार ऐसे नए नए अट्रैक्शंस निकाल रही थी ताकि लोग प्राइवेट सेक्टर, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर गांव में डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे सरकार को क्या फायदा हो रहा था भाई? रीजनल डेवलपमेंट हो रहा था। हर देश, शहर, मतलब एरिया, गांव इक्वली डेवलप हो रहा था। इसमें एक लाइन आप देखना, कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बट स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। प्राइवेट सेक्टर का खर्चा करवा के स्टैब्लिशमेंट हो रही थी इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में। ये गवर्नमेंट का टैक्टिक था। ये क्या पढ़े अपन ने? आईपीआर 1956 के तीनों रिफॉर्म पॉलिसीज। अब इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ा बहुत यहां पे लिखा भी है, ये रहा रीजनल इक्वालिटी वाला। इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इसके क्वेश्चन आने की। तो ये आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना और इसका आप ये खींचो स्क्रीनशॉट। गाइज अभी जो अपन ने पढ़ा आईपीआर 1956, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान है, कौन से इंपैक्ट्स गुड हैं, क्या बैड इंपैक्ट्स है, ये अब अपने को लास्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इंपैक्ट्स, आपको क्या लगता है मेन क्या चीज हुई होगी? हाँ सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बट एक मेन चीज हुई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले सिर्फ 4 या 5 रास्ते थे भाई, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, ये। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई। सबसे मेन तो आप ये चीज लिखना बिल्कुल मत भूलना, सनराइज इंडस्ट्री थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स थी।
मतलब उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भारत देश में पहली बार आई थी। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ 6% एनुअली हमारा आउटपुट बढ़ा, 6% जीडीपी एनुअली बढ़ा इस कौन से आईपीआर 1956 के बाद। ये पहला गुड इंपैक्ट है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आई जो सनराइज इंडस्ट्री थी, कोल, एयरलाइंस, रेलवे, सब कुछ इस टाइम पे हमारा इंक्रीज हुआ और आया। ओके, बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आपने भिलाई स्टील्स, रौरकिला, ये इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसी टाइम पे आई है और ये एक बहुत बड़ा मतलब एक एग्जांपल है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हुई। ये इसी आईपीआर 1956 के कारण ही हुई। बात करते हैं ये सब क्या है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के टाइम की बात है जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में चाबी थी। ओके, अब आगे बात करते हैं अपन, एसएसआई वर इंक्रीज्ड विच प्रमोटेड रीजनल इक्वालिटी। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, रीजनल इक्वालिटी बढ़ी थी, शहर और गांव की जो दूरियां हैं वो कम हुई थी इस टाइम पे क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा था। तो ये अपन ने क्या पढ़े, गुड इंपैक्ट्स। पर एक बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट था कि जब सरकार के हाथ में चाबी आ जाती है, करप्शन, पिलफरेज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो सरकार के हाथ में चाबी आ गई तो पब्लिक मोनोपोलीज क्रिएट हो गई थी, किसी को आने ही नहीं दिया। मतलब अगर अपन बात करें तो सरकार ने अपनी पब्लिक मोनोपोलीज बना ली, पब्लिक मोनोपोलीज वर क्रिएटेड। ये मेरी इंडस्ट्री है, एक नेता बैठ गया कि भाई इसमें किसी को आने ही नहीं देंगे। तो पब्लिक मोनोपोलीज बढ़ने से करप्शन, इनएफिशिएंसी, पिलफरेज ये बहुत इंक्रीज हो गया। एक पहला सबसे मेन ये पॉइंट, ये आप कभी भी भूलना मत, बैड इंपैक्ट ऑफ आईपीआर में लिखना ही है अगर कोई भी 1 मार्क में भी आ जाए तो। दूसरा मेजर पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑब्वियस है, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया, पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया। प्रोटेक्शन करने से, बाहरी इंडस्ट्री को न आने देने से, प्राइवेट सेक्टर को न आने देने से कंपटीशन कम हुआ। ऑब्वियस है, कंपटीशन कम होगा तो क्या ग्रोथ हो सकती है क्या? कंपटीशन ही तो एक ऐसी चीज है जो मॉडर्नाइजेशन लेके आती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो सैक्रिफाइस्ड। ये एक दूसरा डीमेरिट है। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। कल हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 5 विच इज फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। सेम ऐसा ही है। होप सो गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइज अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेज करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।